नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार अमित शाह शनिवार को पटना पहुंचे। पालीगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने जोरदार हमला आरजेडी और कांग्रेस पर बोला। मंच से बिहार के जमीन माफिया को सीधे चेतावनी दे डाली। कहा, जमीन माफिया को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। अमित शाह ने कांग्रेस के साथ लालू परिवार पर भी निशाना साधा। पूरा जीवन पिछड़ों के नाम पर परिवार के लिए जिए। बिहार में महागठबंधन की सरकार हटने और एनडीए की सत्ता में फिर से आने के बाद पहली बार शनिवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे। पटना में कैलाशपति मिश्र की मूर्ति का अनावरण करने के बाद शाह पहुंचे पालीगंज, जहां जनसभा को संबोधित करने के दौरान आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने मंच से सबसे बड़ा प्रहार जमीन माफिया को लेकर किया। कहा, अब डबल इंजन की सरकार है, बिहार की भूमाफिया को उल्टा लटकाया जाएगा, फिर सीधा किया जाएगा। लालू प्रसाद जी की पार्टी को चेताने आया हो, बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। भूमाफियाओं को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अमित शाह ने कांग्रेस और लालू परिवार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सोनिया जी राहुल को पीएम बनाना चाहती हैं, जबकि लालू जी अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री। इन्हें जनता की भलाई करने से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, और लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ, जो आप अपने बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, वो तो आपके बेटे बेटियों का भला कर सकते हैं क्या? अमित शाह ने आरजेडी और कांग्रेस को घोटाला करने वाली पार्टियां बताते हुए एक एक कर घोटाले भी मंच से गिनाया। सुनिए। ये आरजेडी और कांग्रेस दोनों गपला घोटाला करने वाली पार्टी है। मैं बताता हूं, आरजेडी ने चारा घोटाला किया, वर्दी घोटाला किया, पाइप घोटाला किया, मेगा घोटाला किया, रेलवे के होटल के आवंटन का घोटाला किया, बालू घोटाला किया, और बेनामी संपत्ति बेटे बेटियों के नाम से अरबों रुपयों की जब्त की। मित्रों, कांग्रेस ने भी कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, बोफोर्स घोटाला, सादा चिट फंड करने का काम भी कांग्रेसियों ने किया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार लोगों के बीच संदेश दे रही है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता जनता को साफ संदेश दे रहे हैं कि न्याय के साथ मोदी जी की विकास यात्रा जारी रहेगी। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से लेकर हर जाति तक केंद्रीय नीतियों को पहुंचाने से लेकर दूसरी योजनाओं का जिक्र कर बीजेपी बता रही है कि विपक्ष भ्रष्टाचार में डूबा रहा और एनडीए विकास के एजेंडे पर बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर हलचल बेहद तेज है। खबर आ रही कि जेडीयू के एनडीए में आने के बाद से एनडीए के पुराने सहयोगियों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि जेडीयू की वजह से उनकी सीटों की कटौती हो सकती है। इसके बाद बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का अपने सहयोगियों को मनाने का सिलसिला तेज हो गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में एनडीए की सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा कब तक हो जाएगा, इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। एनडीए की सहयोगियों में हलचल बेहद तेज है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सीट बंटवारे में इतनी देरी क्यों हो रही है। कहीं इसकी वजह जदयू का एनडीए में शामिल होना तो नहीं। पुराने सहयोगियों की सीट में कटौती की अटकलों के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता सहयोगियों को मनाने में जुट गए हैं। मांझी की पार्टी के नेता संतोष सुमन से पटना में मुलाकात के बाद नित्यानंद राय ऑल इज वेल की बात कह रहे हैं। हम संतोष बहुत संतुष्ट हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, और हम सब भाई मिलकर जो भी तय करते हैं, जो पार्टी हमारी है एनडीए के साथियों के साथ मिलकर विचार कर जो होता है वो तय करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता सिर्फ हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही मिलने नहीं पहुंचे, बल्कि 2 दिन में 2 बार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने भी उपेंद्र कुशवाहा से बंद कमरे में आधे घंटे से अधिक तक मुलाकात की। मुलाकात के बाद दावा किया गया कि सब कुछ ठीक है। समय पर सबको पता चल जाएगा, समय पर ही सब कुछ पता चलता है, समय के साथ आप सबको जानकारी। कुशवाहा जी ने कुछ नाराजगी जाहिर नहीं की है हम दोनों से, आपको लग रहा है क्या चर्चा तो आप लोग चलाते हैं, बिना वजह चर्चा चलाते हैं। सीट बंटवारा का सवाल है तो कहीं कोई दिक्कत है क्या? सब कुछ समय पर आप सब लोगों को बता दिया। खबर है जेडीयू ने 16 सिटिंग सीट पर दावा ठोका है। बीजेपी 17 सिटिंग सीटों पर लड़ने की बात कह चुकी है। ऐसे में मात्र 7 सीट बचती है, जिसमें 4 सहयोगियों को साधना है, जो बड़ी समस्या होगी। हालांकि एनडीए नेताओं का दावा है कि कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी ने एनडीए को बिहार में बहुत बेहतर लीड किया है। देश के स्तर पर प्रधानमंत्री जी इसके नेतृत्व करता है। जनता का समर्थन, जनता का भरपूर आशीर्वाद आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन सीट बंटवारे में आपको अगर जो लग रहा है कि किसी तरह का अगर जो पेच फंस रहा है या किसी तो वैसी कोई बात नहीं है। सूत्र बताते हैं कि सीट बंटवारे पर तस्वीर तब साफ हो सकती है जब नीतीश कुमार विदेश दौरे से वापस लौटेंगे और एनडीए के तमाम सहयोगियों में बातचीत के बाद सीटों का फॉर्मूला तय किया जाएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधान परिषद की 11 सीटों पर होने जा रहे चुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपने 3 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने मंगल पांडे, डॉक्टर लालमोहन गुप्ता और अनामिका सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया है। विधायकों की संख्या के आधार पर बीजेपी के खाते में 4 सीट जानी थी, लेकिन पार्टी ने पहले ही 1 सीट हमसे संतोष सुमन को दे दी थी, जिसके बाद बाकी 3 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। मंगल पांडे बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं और फिलहाल पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी हैं और उनके ऊपर लोकसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी है। जबकि डॉक्टर लालमोहन गुप्ता मुंगेर से आते हैं। वे मुंगेर में पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और ताती समाज से आते हैं। वहीं अनामिका सिंह पटेल की अगर बात करें तो विधानमंडल की राजनीति के लिए नया चेहरा है, राजपूत जाति से आती है और बिहार बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो बिहार में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो ये चेहरे, एक पुराना चेहरा मंगल पांडे का, जिनको रिपीट किया गया है, पहले मंत्री भी रहे, बंगाल के प्रभारी के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी और लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इनको एमएलसी कैंडिडेट घोषित बीजेपी ने किया है। बाकी 2 चेहरों की अगर बात करें तो 2 नए चेहरे हैं, जिनमें अनामिका सिंह पटेल हैं, जो विधानमंडल की राजनीति के लिए नया चेहरा है। ये राजपूत जाति से आती है और इसके साथ साथ एक और नाम है डॉक्टर लालमोहन गुप्ता, जो मुंगेर से आते हैं। वे मुंगेर में पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, तो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और ताती समाज से ये आते हैं। तो ये समीकरण रखा गया है। तो बीजेपी के खाते में 4 सीटें, लेकिन एक जो सीट है वो पहले ही संतोष सुमन को दे दी गई थी और 3 सीटों पर बीजेपी ने आज अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय मयूख जी, 3 कैंडिडेट्स के नामों की आपने घोषणा कर दी। मंगल पांडे पुराने चेहरे को आपने रिपीट किया, एक नया चेहरा भी जो जगह बनाई हुई है, और किस तरीके से इस नाम को आप देख रहे हैं और मैदान में जब उतरेंगे और कितना फायदा इन चेहरों के साथ बीजेपी को? देखिए, हमारा लक्ष्य विकास करने के बिहार के उप मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री और इसमें सूची में जगह दी गई है। चलिए, बिल्कुल संजय जी, आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 3 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान जो है वो बीजेपी ने कर दिया है, जो तस्वीर भी हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं।
एमएलसी उम्मीदवार बनाने जाने पर अनामिका सिंह के परिवार में खुशी का माहौल है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। अनामिका सिंह ने उम्मीदवार बनाए जाने के लिए पार्टी का आभार जताया है। मेरा विज़न है कि जब लोग कहते हैं कि नहीं राजनीति में कुछ भी चलता है, तो मेरा विज़न है कि अपने नैतिकता से हमेशा अपने जो मेरी संवेदनशीलता है उसको हमेशा मैं ऐसे ही कायम करूं और मैं कहूं कि राजनीति में सब कुछ नहीं चलता, राजनीति में सही चलता है और भारतीय जनता पार्टी उसी विचारधारा को पोषित करती है। अच्छा, बीजेपी ने महिलाओं को काफ़ी फोकस रखा है, आप राज्यसभा चुनाव में आप देखें और अब आपको भी बना है। जी, तो मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सनातन परंपरा का निर्वाह करने वाली दल है, ये एक राजनीतिक दल नहीं है। और जब निसंदेह सनातन परंपरा का हम निर्वाह करेंगे तो हम महिलाओं को सम्मान देंगे। जब वो महिलाओं को सम्मान देते हैं तो वो बताते हैं कि हम सिर्फ बात नहीं करते महिला आरक्षण की, हम महिला आरक्षण पे काम भी करते हैं। आप देख सकते हैं 3 लोगों में से एक मैं आपके समक्ष खड़ी हूँ। एमएलसी उम्मीदवार बनाए जाने पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया है, साथ ही अपने कर्तव्य के निर्वहन का भरोसा दिलाया है। आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, जिन लोगों ने मुझे एक बार फिर से विधान परिषद के सदस्य के रूप में काम करने का निर्देश दिया है। सदैव मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूं और अभी भी मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी है बिहार के कार्यकर्ता के नाते बिहार में काम करना और बंगाल के प्रभारी के नाते बंगाल में काम करना, तो मैं लगातार इन जिम्मेवारियों के जो काम है मैं लगातार इधर के दिनों में भी आज भी कर रहा था और आगे भी करता रहूंगा। मुंगेर बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर लालमोहन गुप्ता को बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद मुंगेर में न्यूज 18 से बातचीत में लालमोहन गुप्ता ने कहा कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि पार्टी ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए भरोसा जताया है। लालमोहन गुप्ता का कहना है कि वे 51 साल से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसी सूचना हमको मिली प्रदेश से, हमें विश्वास भी नहीं हुआ कि हम भी एमएलसी के लिए चयन हो सकते हैं। लेकिन जब बार बार फोन आना शुरू हो गया, बधाई आना शुरू हो गया, तो हम माने हम। और सबसे बड़ी बात है कि साधारण कार्यकर्ता जो परिवार से भी साधारण कार्यकर्ता होने के नाते हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे, विचार भी नहीं किए थे कि पार्टी का ध्यान मेरे ऊपर भी है। और जब सूचना मिली कि एमएलसी में चयन हुआ है, नामित हुआ है मेरा, तो अपार खुशी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि आपके पास ना तो संपत्ति है ना शादी की है, क्या सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सही है। मेरा तो खुला किताब है, कोई भी देख सकता है। एक झोपड़ी में रहते हैं, एक सादा खपड़ेल मकान है, वही रहना, वही सोना, वही। बैंक में कितना अकाउंट से नहीं है तो फिर खाता कहाँ से? खाता ही नहीं है। खाता शादी क्यों नहीं किया? अरे संगठन काम में लगे हुए थे, सब बस समय इसी में निकल गया है। और दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां कल शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में यह बैठक होगी। पीएम नरेंद्र मोदी सहित सीईसी के सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा के टिकट को लेकर के मंथन किया जाएगा। तो लगातार अब मंथन का जो दौर है वो चल रहा है। बीजेपी के अंदर की कैसे किन सीटों पर एडजस्टमेंट किया जाए, कैंडिडेट्स घोषित किया जाए और पीएम नरेंद्र मोदी सहित सीईसी के सदस्य बैठक में शामिल होंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में बैठक होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल शाम होनी है। बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 जिलों में चल रहे फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा किया है। सिवान, गोपालगंज और हाजीपुर में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चल रहा था और इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में कन्वर्ट कर बीएसएनएल समेत कई कंपनियों के राजस्व को चूना लगाया जा रहा था। ईओयू की टीम ने मौके से भारी संख्या में फर्जी सिम सहित कई चीजें बरामद की है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। बिहार में साइबर अपराधियों की एक बड़ी करतूत सामने आई है। दरअसल साइबर अपराधी फर्जी तरीके से टेलीफोन एक्सचेंज चला रहे थे। आर्थिक अपराध इकाई की टीम को गुप्त सूचना मिली और इसके बाद गोपालगंज, सिवान और हाजीपुर में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की और साइबर अपराधियों द्वारा सिम बॉक्स डिवाइस का प्रयोग कर इंटरनेशनल कॉल को अवैध रूप से लोकल कॉल में कन्वर्ट करने के मामले का खुलासा किया है आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने। और निश्चित तौर पर ये जो खुलासा हुआ है, इससे राजस्व को भारी क्षति पहुंच रही थी। आर्थिक अपराध इकाई की माने तो
इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में ट्रांसफ़र कर टैरिफ और रेवेन्यू की भारी चोरी की जा रही थी, जिससे देश की टेलीकॉम कंपनियों BSNL जैसी कंपनियों को भारी राजस्व की क्षति हो रही थी। और इस बात का जब पता लगा, इसके बाद रेड कंडक्ट किया गया और निश्चित तौर पर इसमें आर्थिक अपराध इकाई ने जो कार्रवाई की है उसमें कई चीज़ें बरामद की गई हैं। इसमें जो 64 स्लॉट का सिम बॉक्स है वो एक बरामद किया गया है, 147 फर्जी सिम कार्ड बरामद किया गया है। इसके अलावा दूसरी कई चीज़ें जो हैं वो बरामद की गई हैं। फिलहाल जो बरामदगी हुई है उसकी छानबीन चल रही है और आर्थिक अपराध इकाई का कहना है कि पूरे मामले की छानबीन के बाद इस पूरे मामले में और भी खुलासा होने की संभावना है। एक बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा था, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई को गुप्त सूचना मिली और इसके बाद इन तीनों जिलों में रेड कंडक्ट किया गया और फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का पता लग सका। देखना होगा आने वाले दिनों में आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले की जब जांच करती है तो अंतिम सच किस रूप में सामने आता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बांका से बड़ी खबर है। जामा के साथ 2 बच्चों की संदिग्ध मौत हो गई है। घर से तीनों का शव बरामद किया गया है। बांका थाना के गोड्डा की ये घटना सामने आई तो संदिग्ध स्थिति में 3 की मौत की खबर। बांका से ये बड़ी खबर है। जामा के साथ 2 बच्चों की संदिग्ध मौत हो गई है। घर से तीनों का शव बरामद किया गया है। बांका थाना के गोड्डा की घटना सामने आई है। बिहार के लोगों को सेहत वाली सौगात देने में स्वास्थ्य विभाग ने नया रिकॉर्ड बनाया है। मैच 1 हफ्ते के भीतर स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाकर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड बना दिया है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने खुशी जताई है। इसके लिए बिहार वासियों को भी धन्यवाद दिया है। 2 मार्च को इस महाअभियान की शुरुआत हुई थी। बिहार ने 1 करोड़ 21 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। रूप से मैं सबसे पहले इसके लिए बिहार के सभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत बढ़ चढ़कर उन लोगों ने हमारे कैंपेन में भाग लिया। 2 तारीख को हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत की थी और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा यह निर्देश प्राप्त था और यहाँ पर बिहार में हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड 1 करोड़ 21 लाख का लक्ष्य रखा है और 58 लाख मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से हमें करना है। तो 2 तारीख से प्रारंभ करके और हम लोगों ने इसे एक रिकॉर्ड टाइम में 1 करोड़ को पार किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील और एक अनुरोध कर रहा हूँ। बिहार के वैसे हमारे तमाम भाई बहन जो बिहार राज्य के बाहर हैं, जो काम करते हैं और इस श्रेणी में आते हैं, तो वो अगर उनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड है, वो राज्य कहीं किसी राज्य में हो, किसी शहर में हो, वो ऑनलाइन जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम कर सकते हैं। उनको इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। बिहार के लोग देश भर में हर जगह हैं, उन सबको लाभ मिल सकता है। और बिहार राज्य के अंदर 300 से ज्यादा अस्पताल हमारे आयुष्मान भारत के लिए इम्पैनल्ड हैं। तो हम लोग आने वाले समय में इसकी सूची भी आपके माध्यम से, सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचा देंगे ताकि किसी को भी कोई भी असुविधा नहीं हो। मैं निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग की अपनी पूरी टीम और हमारे बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के सभी लोगों को भी इस अभियान को इतने अच्छे ढंग से चलाने के लिए धन्यवाद देता हूं।